नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजी कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम सखी संवाद, महिलाओं की आवाज़, समाज का विकास। और इसी तरह आज हमारे बीच मौजूद है प्रतापगढ़ की एक महिला पत्रकार, जो प्रतापगढ़ में पहली पत्रकार के रूप में जानी जाती है, प्रतापगढ़ में पहली महिला पत्रकार के रूप में जानी जाती है। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या है, क्या करती है, ये बताइए। जी, मेरा नाम आशा टांक है और मैं एक पत्रकार हूँ, महिला पत्रकार के रूप में कार्य करती हूँ। जी। साथ ही एक मेरा सारथी सेवा संस्थान नाम से एनजीओ भी है जी। जो कि महिलाओं के लिए कार्य करता है। जी। इसके साथ ही मुझे कविताएं लिखने का बड़ा शौक है, तो मैं समय समय पर जब मुझे लगता है कहीं मन विचलित होता है, कहीं कुछ ऐसा लगता है, तो मैं कविताएं लिख देती हूँ। कविता के माध्यम से मैं अपने विचार सभी के सामने लाती हूँ। कविता के माध्यम से अपने विचार जी शब्दों में प्रकट करती जी, है। बिल्कुल। ये बताइए कि पत्रकारिता में आप कहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, कैसे क्या काम करते हैं, बताइए। ये अभी फ़िलहाल मेरा खुद का एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, कांठल एक्सप्रेस नाम से साप्ताहिक है, जो कि वर्ष 2014 से इसका प्रारंभ किया था मैंने। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी में अपना पूरा ध्यान उसी पर रखा हुआ है मेरा, और उसी को मैं संचालित कर रही हूँ। विगत 10-12 साल से ये चल रहा है। ओके। तो मैम, ये बताइए कि पत्रकारिता करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, होता ऐसा है कि फर्स्ट में जब मेरी शादी हुई थी 97 में, ओके, जब मेरी शादी हुई मैं यहाँ आई तो 98 में मेरा बेटा हुआ, और 98 में भी मैं हाउस वाइफ ही थी। उसके बाद 2002 में मेरी बेटी हुई। उसके बाद कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए, आप जानते हैं कि एक अकेली कमाई से कुछ नहीं होता है, तो परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं जब बाहर, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं, तो क्या करती, क्योंकि पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट नहीं थी, बीए फर्स्ट ईयर तक ही मैंने कर रखा था, तो सोचा कहीं कुछ कर लूँ। तो फर्स्ट में मैंने LIC एजेंट के रूप में कार्य किया। 2 साल तक मैं LIC एजेंट रही, और LIC एजेंट रहते हुए भी मैंने बहुत बीमे किए और बहुत लोगों के संपर्क में मैं आई। जी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, यहीं तक सीमित नहीं होना है, मुझे और भी कुछ करना है। तो ठीक है, फिर मैंने एक स्कूल में एप्लीकेशन लगाई और स्कूल में मैं पढ़ाने लग गई। तो विद्या निकेतन स्कूल था यहाँ का, तो लगभग 4 वर्ष तक मैंने विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ाया। विद्या निकेतन स्कूल में देखिए, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बच्चों को ट्यूशन भी दी, क्योंकि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी। तो बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, पढ़ाती भी थी, ये दोनों काम एक साथ चल रहे थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे थे, ठीक है, हम दोनों मिलकर इतना नहीं कर पा रहे थे जितना होना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे उस काम को वहीं, स्कूल वाले काम को वहीं स्टॉप किया 4 साल के बाद। और फिर मैं एक नए काम की तलाश में रही कि भाई मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, लेकिन क्या करें। सवाल मन में था कि क्या करूँ, कुछ तो करना है, लेकिन करूँ क्या। तो यहाँ के लोकल जो अखबार था, उसमें जब मैंने देखा कि भाई यहाँ किसी लेडीज़ की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे मन में कतई ये, मतलब दिमाग में ये नहीं आया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो जैसे मैंने वो विज्ञापन देखा था कि कार्य करने के लिए महिला की आवश्यकता है, तो मैंने वो जो नंबर दे रखे थे, उस नंबर पे मैंने संपर्क किया। भजन जी जिज्ञासु करके सर है यहाँ के, निम्बाड़ा के वो सर, तो उनके नंबर थे वो। मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन नंबर उनके थे उस अखबार में। तो फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया था। तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज बहुत कम देखते लोग, तो उन्होंने बहुत टाइम बाद शायद वो मैसेज देखा होगा, 8-15 दिन हो गए थे। फिर कॉल आया था कि आपने मैसेज किया था, तो आप क्या काम करना चाहोगी। तो मैंने उनको ये बोला कि सर, जो भी काम हो, एक ऑफिस वर्क भी अगर मिलेगा तो मैं कर लूँगी, मैं LIC एजेंट रही हूँ, तो ऐसा कोई काम होगा तो मैं अवश्य करूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस में। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के उनके ऑफिस में गई थी 2 दिन बाद, और उनसे संपर्क किया था मैंने। तब उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, और उनको लगा कि वास्तव में ये काम कर सकते हैं, तो मुझे वहाँ काम दिया। और 5,000 रुपये महीने में, उस समय में 2011 में 5,000 रुपये महीने में मैंने वहाँ कार्य किया था। और ऐसे करते करते पत्रकारिता, जब मुझे पत्रकारिता की ABCD भी पता नहीं थी, सच बताऊँ आपको, तो कुछ भी मुझे नहीं मालूम था कि पत्रकारिता क्या होती है। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे अपने आप, जब मुझे लगा ना कि मैं पत्रकार हूँ, तो मैं कहीं जाती थी, मेरा फील्ड वर्क ज़्यादा था, आसपास पंचायतों में जाना ये ज़्यादा था। तो जब मैं वहाँ जाती थी ना, तो मुझे अपने आप में एक बड़ा तेज आ जाता था कि यार मैं पत्रकार हूँ।
मतलब चलने में भी मेरे अपने आप जोश आ जाता था और चलती थी एक वो बात। confidence हाँ, अपने आप कॉन्फिडेंस, आता था। मतलब अपने आप पत्रकार का पता नहीं क्यों मेरे एक कॉन्फिडेंस आ जाता था। और जब मैं किसी से बात करती थी तो बाकायदा ऐसे कभी मैंने अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा। तो जहाँ भी जाती थी लोग वास्तव में रियल में मुझे बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं महिला पत्रकार हूँ तो लोगों ने इस जगह मुझे गलत तरीके से देखा। कहीं कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ कि आपको बहुत रिस्पेक्ट हाँ, की तरफ इस चीज में हर मिली जगह है। लोगों को बड़ा वो होता था कि यार आप पत्रकार हो, महिला पत्रकार, मतलब इतना अच्छे भाव से वो बोलते थे ना, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और वास्तव में मेरा जो फील्ड में सभी लोगों से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा बना है और वो व्यवहार आज भी मेरा चल रहा है सभी से। ओके मैम, सही बात आपने बताई कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इससे आपका बढ़ा है ना। मैम ये बताइए कि पत्रकारिता क्या होता है, इससे आप अपनी भाषा में परिभाषित कीजिए। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है कि आप अगर कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को आप अपने तरीके से लोगों के सामने रखेंगे ताकि उसका गलत भी नहीं उसका इफेक्ट पड़े और समस्या का हल भी हो जाए। पत्रकारिता एक अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को आप किस तरह से सबके सामने रखते हैं और किस तरह से उस समस्या का हल आप कर पाते हैं, तो वही आपकी पत्रकारिता है। मतलब आपकी पत्रकारिता से किसी को नुकसान नहीं हो कि पत्रकारिता को, तो पत्रकारिता करते वक्त विशेष ये ध्यान मैंने हमेशा रखा है कि मेरी भाषा से, मेरी लैंग्वेज से या मेरे शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुँचे, मेरे समाचार से किसी को ठेस नहीं पहुँचे, इस बात का मैंने विशेष ध्यान रखा है। ओके मैम, तो मैम एज ए पत्रकार की क्या क्या चुनौतियाँ होती है? देखिए, चुनौतियाँ तो एक महिला पत्रकार होने के नाते मेरी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए कोई भी महिला जब फील्ड में निकलती है, अभी आपको पता है, अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है कि महिलाओं को सामने लाया जा रहा है, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, लेकिन कुछ जब मैं भी बाहर निकली थी तब ऐसा नहीं था। तो महिलाओं के लिए बाहर निकलना है अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें हर क्षेत्र में लोगों से बात करना, लोग आप सही है लेकिन हो सकता कुछ एक दो उनमें ऐसे होंगे जो आपको हो सकता गलत निगाह से, गलत नज़र से देखते हैं। तो उस नज़र की परवाह नहीं करते हुए हमें अपना मर्यादित रहते हुए अपना काम करना, और यही मैंने किया है। जहाँ भी गई अपनी मर्यादा में रहकर अपने परिवार को मैनेज करते हुए, अपने परिवार में सामंजस्य बिठाते हुए मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और आज भी मैं कर रही हूँ। तो जैसा मैम आपने बताया कि आप पत्रकारिता करते हैं और परिवार में सामंजस्य बिठाते हैं, तो सब चीज़ों को आप कैसे निभाते हैं? घर के काम भी करते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं और आपकी संस्था भी है, तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज? मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें होता क्या है। जैसे पत्रकारिता का देखिए काम ऐसा है कि अगर कहीं समाचार या फिर किसी पीसी को अटेंड करने जाना है तो हमें पता चलता है, जैसे हमें पता चलता है हम सारा काम छोड़ करके, घर का सारा कार्य छोड़ के और हम लोग वहाँ चले जाते हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिकता देती हूँ, कहीं भी मुझे जाना है तो एक तो खाने की और नाश्ता की व्यवस्था सबसे पहले मैं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। बाहर से कोई खाना खाता नहीं है, तो ये व्यवस्था मैं सबसे पहले करके जाती हूँ। बाकी का सारा काम मेरा पेंडिंग रहता है, जहाँ से भी मैं वापस रिटर्न आती हूँ तो फिर उस काम में लग जाती हूँ। खाने को प्रायोरिटी रख के जाते हैं। खाने को, नाश्ता को, क्योंकि परिवार को भी तो परिवार इसी से चलेगा, खाना सबको समय पे चाहिए। तो इस चीज को मैं मैनेज करते हुए और अपनी पत्रकारिता कहीं भी जाना है सुबह उठकर खाना और नाश्ता ये पहले बना लेती हूँ मैं। कहीं भी जाना है, दूसरे काम को हम बाद में टाल सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं टाल सकते। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। आप ये बताइए कि आपको और क्या शौक है? शौक तो देखिए मुझे बहुत से हैं। मैं भजन गाने का शौक है, धार्मिक आयोजन में भाग लेने का शौक है। इसके अलावा मुझे कविता लिखने का बड़ा शौक है। मैं समय समय पर कविताएं बहुत लिखती हूँ। हमें हमारे श्रोताओं को एक कविता सुनाइए। बिल्कुल, मैं आपको कविता, मेरी जो फर्स्ट बार जो मैंने कविता लिखी थी जी, प्रथम बार कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। 2014 में लिखी थी मैंने। अच्छा। कविता का शीर्षक है फिर क्यों छुप छुप रोती है तू, जग को जीवन देती है तू, जग को जीवन देती है तू, फिर क्यों चुप चुप रोती है तू। फर्ज सभी अदा करती है तू, फर्ज तो सभी अदा करती है, फर्ज सभी अदा करती है तू, फिर क्यों चुप चुप रोती है तू। हमारा देश को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर, हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद पर भी महिलाएं हैं, तो हमारा देश को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर हर मकाम हासिल करती रही तू। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, फिर क्यों चुप चुप रोती है तू। बेटी को बचाया अभियान चलाकर, बेटी को बचाया अभियान चलाकर, दहेज की आग में जलती रही तू, फिर क्यों चुप चुप रोती है तू।
उठ तुझे अब जागना होगा, उठ तुझे अब जागना होगा, हाँ अपना हक पहचानना होगा, लगे चाहे हर राह में ठोकर, गिर गिर तुझे संभलना होगा, उठ तुझे अब जागना होगा। इस तरह से एक छोटी सी कविता मैंने फर्स्ट बार लिखी बहुत थी अच्छी कविता और इस लिखी कविता से मुझे बहुत अपने आप को बहुत हिम्मत मिली थी। और तो इस तरह से मैं छोटी मोटी कविताएं लिख के जब भी मन मेरा विचलित होता है तो नाइट में भी कलम पेन लेके मैं बैठ मतलब आप जाती ये हूँ। मानती है हाँ। ना कि जब हमारा मन विचलित होता है, हमारे अंदर दुख होता है और हम ये शब्दों में बयान नहीं कर पाते, तो हम बोल लिख- कर तो हम उसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। आपके मन में अगर कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, तो आप उसको लिख कर अपने आप से बहुत अच्छा अच्छे शब्द को अच्छी पकड़ करके हम उसे अच्छी कविता के रूप में लिख बिल्कुल। सकते और हैं। मैं इसी तरह से, मेरे पिताजी कवि थे, अच्छा, उन्हीं से मुझे कविता लिखने की शायद प्रेरणा मिली होगी। वो कविताएं लिखते थे और सुनाते थे बहुत अच्छे से, तो हमें अच्छा लगता था। तो आज मैं उन्हीं के आधार पर मैं बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हुई, देश समर्पित कोरोना काल में भी मैंने कविताएं लिखी है। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं मेरी लिखी हुई है। तो कविता लिखने का शौक है मुझे। बहुत अच्छी बात बताई मैम। मैम आप ये बताइए कि आपको किस प्रकार की खबर कवर करना पसंद है? खबर से खुशी मिलती है, थोड़ी सॉफ्ट खबर आप हाँ लेना सॉफ्ट पसंद खबर, करते हैं? मतलब जहाँ जैसे एक तो आप भागवत जो भक्तिमय जो कथाएं होती वो, या फिर कोई मोटिवेशनल जो कवरेज होता है, ओके। कहीं किसी को जैसे कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है उससे किसी को अच्छा उनको मोटिवेट हो रहा है, तो इस तरह की जो खबरें होती है वो कवरेज करना मैं पसंद करती हूँ। मैम ये बताइए कि जब आपने पत्रकारिता को चूज किया तो क्या आपके पेशे से आपका परिवार खुश था? हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अब मैंने 3-4 साल तक मैंने काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे खुद को अपना कुछ करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता में रहते रहते मुझे भी एक पत्रकारिता से मतलब काम करते करते मुझे एक लगाव सा हो गया था। मतलब मेरा एक तरह से बहुत, आज भी मैं मानती हूँ कि मेरा जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, मेरे लिए सब कुछ है। जैसे आपका खुद का न्यूज़पेपर है तो आपने उसे कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में बताइए। कृतिका, मैंने 2014 में अपना खुद का निजी अखबार स्टार्ट किया था। जब मैं किसी अखबार में काम करती थी तो मुझे अखबार से इतना लगाव हो गया था, इस काम से, इस पेशे से मुझे इतना लगाव हो गया था कि मुझे लगा कि अखबार मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यही सोच के मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अखबार स्टार्ट करना। तो मैंने अंदर ही अंदर अपने मतलब विवेक से मेरे बेटे के साथ मिल के अखबार के नाम निकालने शुरू किए, और अखबार के सारे मतलब 10-15 नाम अखबार के डिसाइड किए हमने। काठल संदेश ने, काठल एक्सप्रेस ने, इस तरह से सारे अखबार लिख के और हमने RNI भेज दिए। ठीक है, RNI भेज दिए और भेजा। तब तक मेरे हस्बैंड को खुद को पता नहीं था कि मैंने अखबार के नाम भेजे। मेरे पीयर वाले को भी पता नहीं था और मेरे हस्बैंड को भी बस पता था, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को, क्योंकि बेटा साथ में रह के करता था, मेरे कुछ भी काम उससे करवाती थी तो उसको पता था। बेटी तो साथ में रहती थी, छोटी थी, तो उसको पता था। तो हमने वो सारा भेज दिया था, निवेदन कर दिया था कि भाई हमें अखबार स्टार्ट करना है। तो बच्चे स्कूल गए थे, मुझे याद है आज भी वो दिन, बच्चे स्कूल गए थे और जैसे ही मेरे पास मेल आया कि भाई काठल एक्सप्रेस नाम से आपका अखबार इशू हो गया और आपको 28 तारीख को आपको ये अखबार की 2 प्रतियाँ मतलब सेटअप करवा के और 2 प्रतियाँ सेट करके और फिर हमें भिजवानी है, इस तरह से आया। तो मुझे बताया, जब दिन का समय था, 1:30-2 बजे का, बच्चों के स्कूल आने का टाइम था। तो मैं बस जैसे वो देखा मैंने मेल, तो मैं बड़ी खुश हो गई, खुशी से यूँ नाच रही। तो बालकनी में खड़े खड़े ही, हमारे जो बालकनी थी, बालकनी में खड़े खड़े ऐसे होकर नाच रही थी। बच्चे नीचे से देखते थे, नीचे से पता चलता था वो कि बच्चे खुश होकर आ रहे ऊपर, क्या हो गया मम्मी को, क्या हो गया है, मैंने कहा दी। फिर जैसे ऊपर आया, मैंने कहा बेटा अपने अखबार का नाम आ गया। तो वो बच्चे भी खुश हो गए। हाँ, बच्चे खुश हो गए, अब अखबार का नाम आ गया तो अखबार छपवाना भी और प्रारंभ भी करना है, नाम तो आ गया, सब कुछ हो गया। अब फिर आगे से बोले अब क्या करें मम्मी, मैंने कहा पापा को बोलना पड़ेगा। पापा को कैसे बोले, तो मैंने इनको घर पे बुलाया, फ़ोन लगाया मेरे हस्बैंड को कि आप घर पे आना। तो इनको बोला कि इस तरह से मैं अखबार, तो पहले किसी को पता नहीं था, तो मैंने कहा कि काठल एक्सप्रेस नाम से अपना अखबार स्टार्ट करिए, अखबार चला लेगी, ऐसे बोल दिया इन्होंने। अब यार निराश कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैं शांत रही। फिर मैंने सोचा अब इनको बोल दिया, अब मेरे पीयर वाले को बोलना। तो मैंने मेरे पीयर फ़ोन लगाया, तो पहले भैया से बात करी, 2 मिनट के लिए साइलेंट, अखबार स्टार्ट कर रही है। पापा बोले कि क्या हुआ, मैंने कहा अखबार स्टार्ट कर रही है। क्या बेटा, मैं कहा अखबार, क्या ठीक है कोई बात नहीं कर लेगी, ऐसा बोल दिया पापा ने। और फिर मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठ के और बस में बैठ के चली गई मेरे पीयर। तो आपसे बात करने आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, अखबार स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे खाली आपका आशीर्वाद चाहिए, आप लोग हाँ करो बस। तो मेरे पापा ने हाँ करी कि नहीं मेरी बेटी सब कुछ कर लेगी। तो पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मम्मी ने भी आशीर्वाद दिया, मम्मी के साथ साथ भैया और दीदी सभी ने बोला कि वाह चलो ठीक है। 28 जुलाई फाइनल हुआ, हमारा एडिशन तैयार हो रेडी हुआ। और 28 जुलाई को जब मैंने ओपनिंग करी, आप बात मांगे
इतनी ज़ोरदार बारिश 28 जुलाई को, इतनी ज़ोरदार बारिश, पीयर से मैंने सबको बुला लिया, यहाँ से मैंने सारे अधिकारियों को, मीडिया वालों को सबको बुला लिया, इतनी ज़ोरदार बारिश। पर उस बारिश में भी मेरे अखबार की ओपनिंग हुई और अखबार प्रारंभ हुआ। उस समय पापा और मेरी बहनें और मेरे भैया वास्तव में कहने लगे, वो लोग जब उन्होंने संबोधित किया तो बोले कि वास्तव में अगर कोई चीज़ ठान ली जाती है तो वो अपन आराम से कर सकते हैं। तो बस थोड़ा परिवार का सपोर्ट और थोड़ी मेरी जिद और मेरा मतलब अपना ये कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो जिद और डेडिकेशन हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने अपने आप में रखी, नहीं मैं कर लूँगी। अगर मैं पीछे हट जाती तो शायद आज मेरा अखबार नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटी। मेरे मन में था कि नहीं मुझे करना है बस। तो किसी की बात से भी आप नेगेटिव नहीं हुए, निराश भले हुए बट नेगेटिव नहीं, मैं निराश होते मैंने उन सबको अपने पक्ष में लिया। देखिए मैंने उनको कैसे पक्ष में लिया वो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, तो उन सबको पक्ष में लेते हुए मैंने अखबार स्टार्ट किया और आज भी अखबार अपना साप्ताहिक चल रहा है। इसके साथ साथ अभी अपन ने डिजिटल चैनल स्टार्ट किया, वो भी स्टार्ट किया, तो वो भी चल रहा है। तो बस यही है कि पत्रकारिता और ये जो मेरे जो सारे काम है ये मैं व्यवस्थित करती रहूँ और इन्हीं कार्य के माध्यम से मुझे पहचाना जाए, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है मैम। सही बात बताई आपने मैम। जैसे आप फील्ड वर्क में भी जाती तो कभी अपनी सुरक्षा को लेकर आपको कभी ऐसा सुरक्षा को लेकर कुछ महसूस हुआ कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, या कुछ ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई, चिंता हुई सुरक्षा को लेकर? देखिए सुरक्षा का तो मैंने आपको बताया ही है कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मेरा लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ जाता था, तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, कहीं कुछ थोड़ा सा ये ज़रूर लगा कि इस क्षेत्र में आने के बाद थोड़ा सा ये लगा मुझे, और ये शायद मेरे अंदर से पत्रकारिता ही नहीं, हर क्षेत्र में अगर महिलाएं कहीं जाती तो उन्हें शायद ये महसूस हुआ होगा कि कार्यस्थल पे उन्हें थोड़ा पुरुषों के बजाय उन्हें कम आंका जाता है, उन्हें इस तरह से देखा जाता है कि नहीं यार ये महिला है तो शायद ये नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आहत पहुंचाती है। तो मेरे सामने भी ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन मैंने उनको अपने आप में जागृत करते हुए उन सब सारी चीज़ों का सामना करते हुए अपने आप को साबित किया है। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बस पीछे नहीं हटे, अपने एम को बनाए रखें। बिल्कुल, मतलब डेडिकेशन और जिद, अपने जो भी आपका करियर है, जो भी आप चाहती है, पैशन पर अड़े रहें। ठीक है, बिल्कुल मैम ये बताइए कि जो आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो आप जैसे कि कितने साल के, पहले ये बताइए मैम आप? मैं अभी 49 ईयर की। 49 लगभग 50 साल के हैं। तो 50 सालों में आपने या 40 सालों में महिलाओं में क्या बदलाव देखे? हाँ, बदलाव तो देखिए ये है कि पहले तो महिलाओं को बाहर कम निकलने दिया जाता था, और जब कहीं भी महिलाएं बाहर निकलती थी तो उनको गलत नज़रिए से उनको देखा जाता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि महिलाएं बाहर जा रही तो कुछ किसी गलत कार्य के लिए ही जा रही है। तो पहले होता ऐसा था कि अगर कोई महिला जा रही है तो लोगों की सोच जो होती था, उनको लगता था कि बाहर जा रही है, मतलब ऐसा लोगों की सोचते थे, थिंकिंग थी। लेकिन आज का माहौल इतना बढ़ गया है आगे, इतना सब कुछ सरकार भी अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए इतना कर रही है, तो अभी माहौल सेफ है। अभी इतना ये नहीं है कि भाई कोई बाहर अपने काम से काम कर रहे हैं, सभी महिलाएं भी जा रही, बालिकाएं भी बाहर जा रही है, तो अपना कार्य कर ही रहे हैं सभी। बिल्कुल मैम, आपने सही बात की। मैम ये बताइए, आपके जीवन में कभी कुछ संघर्ष रहा? जी, जीवन तो देखिए संघर्ष ही होता है, और जो संघर्ष से पीछे भागता है शायद मुझे नहीं लगता वो कहीं आगे बढ़ सकता है। तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष आए, जहाँ एक समय मेरा ऐसा भी आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक समय मेरा वास्तव में रियल में ऐसा आया था कि मुझे कहीं लगा था कि मुझे अब अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत आहत हुई थी, और इस चीज़ के लिए मैं भगवान, मुझे कभी ऐसा मन अगर मेरा व्यथी होता था ना, तो मैं भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाती थी। जब भी परेशान होती थी या कहीं कुछ ऐसा लगता था कि आज मैं परेशान हो रही हूँ, किस समस्या का हल नहीं दिख रहा, तो मैं बस भगवान की शरण लेती थी। तो भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाती थी और भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि मुझे आगे का मार्गदर्शन दिखाएं। जब एक पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, और दूसरे ही पल मैं वापस अपने आप को सेट कर लेती थी, कैसे अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना है, बच्चों का भविष्य। अगर मैं ख़त्म हो गई तो मेरे बच्चों का भी क्या होगा। तो इस तरह से मैं चली और अपने आप को मैंने साबित किया इस तरह से। बिल्कुल मैम, तो जैसे आपने बताया संघर्ष रहता ही है जीवन में, तो हम कह सकते हैं संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन, बिल्कुल बिल्कुल मैम ये बताइए कि आप और कहाँ कहाँ काम कर चुकी है पहले? देखिए फर्स्ट में मैं LIC एजेंट बनी थी। ओके, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी, मेरी बेटी शायद 6 साल की होगी, तब मैंने LIC ज्वाइन करी थी। 2 साल मैंने LIC एजेंट बन के काम किया,
उसके बाद मैंने विद्या निकेतन में पढ़ाया, ट्यूशन्स करी, फिर अखबार में काम किया, फिर अपना खुद का निजी अखबार स्टार्ट किया और फिर निजी अखबार स्टार्ट करते हुए मैंने अपना एनजीओ, क्योंकि मैंने जब देखो मैं बाहर निकली ना तो वास्तव में मैंने महिलाओं की स्थिति देखी। अब जरूरी तो नहीं कि मैं अगर हिम्मत रखती हूँ तो दूसरी महिलाएं भी ऐसी हिम्मत रखती होगी। तो मैंने बहुत सी महिलाओं को अपने सामने ही अपने आप को ख़त्म करते हुए, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलती पुरुष की भी होती है, महिलाओं की भी गलती होती है, क्योंकि आपसी सामंजस्य में उनमें होता नहीं है। तो आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण के झगड़े बढ़ते थे और इन्हीं झगड़ों के कारण कभी महिला तो कभी पुरुष आपस में बिछड़ जाते थे या तो अपने आप को ख़त्म कर देते थे। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने मन ही मन ठाना था कि एक महिलाओं का एक ऐसा संगठन बनाऊंगी जिससे मैं कम से कम पुरुषों को नहीं तो महिलाओं को प्रेरित कर सकूं कि भाई महिलाएं किस तरह से अपने जीवन को यापन करें और किस तरह से अपने परिवार को मैनेज करके चले। तो यही सोच के मैंने मेरा एक सारथी सेवा संस्थान प्रारंभ किया था। उस समय मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है, तो वास्तव में मैंने ये चीज़ भी सोचने के बाद ही करी है। ओके, तो आपका जो संस्थान है वो महिलाओं को सपोर्ट के लिए बनाया है? बिल्कुल, महिलाओं को सपोर्ट के लिए। आज भी हमारे साथ में कम से कम 50-60 महिलाएं जुड़ी हुई है और हम लोग ऐसी महिलाओं से संपर्क करते हैं जिनके घर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है, आपस में उनके आपसी सामंजस्य नहीं होता है। तो हम दोनों पार्टी से बात करके और दोनों से विचारधारा को उनकी मिला के उनको समझा करके अपना खुद का उदाहरण देते हुए उन्हें बताते हैं कि इस तरह से देते हैं। तो वास्तव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो हमसे मिलने के बाद, और आज भी ऐसी कई लड़कियां, ऐसी कई महिलाएं हैं जो जिनके फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि इस तरह से मुझे समस्या हो रही है, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं हो रहा। तो उन सबको हम उस हिसाब से बात करके उनको अच्छे से मैनेज करते हैं। ना उनका परिवार टूटता है, ना उनका परिवार बिखरता है। वो आज भी उनके परिवार में खुश हैं। उस तरह से समस्या उनको आती सबको है, लेकिन उस समस्याओं को हल कैसे करना है इस चीज़ को हम बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। बहुत बधाई आपको, आपकी संस्था बहुत उन्नति करे, मैं यही चाहूँगी मैम। मैम ये बताइए कि आपकी नज़र में महिला का आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है? देखिए, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। देखिए, जब मैं बाहर निकली ना तो मैं रियल में आत्मनिर्भर कहाँ थी। बिल्कुल, मैं एक हाउस वाइफ ही थी ना। जब शादी होके आई थी तो एक हाउस वाइफ थी, नॉर्मल घर परिवार को, बच्चों को संभालना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि हमें लगा कि नहीं यार, अब कुछ करना पड़ेगा घर को, बच्चों को संभालने के लिए। तो मुझे बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलते निकलते आपके सामने संघर्षों को झेलते झेलते मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो महिलाओं का, बालिकाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं अपने परिवार को नहीं तोड़े, अपने परिवार को साथ लेकर चले, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। आजकल बच्चे बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, तो बच्चे गलत दिशा में नहीं जाए, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँओं की होती है। क्योंकि पिताजी तो आपको ला के दे देंगे, लेकिन माँओं की जिम्मेदारी होती है। तो माएँ अपने बच्चों की मित्र बनकर रहें, और मित्र बनकर रहेगी तो आप देखेंगे कि वास्तव में बच्चे बिल्कुल दोस्त बन के उनके साथ हर बात शेयर करेंगे और कहीं कोई ऐसी घटनाएं भी घटित नहीं होंगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आजकल महिला आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में अपने परिवार को भी तोड़ देती है। क्योंकि परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इन चीज़ों का क्या जब टूट जाता है ना उसके बाद एहसास होता है, पहले एहसास नहीं होता। आज मैं कुछ भी आपके सामने हूँ तो मैंने अपने परिवार को भी मैनेज कर रखा है। आज मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब बहुत खुश हैं, परिवार पूरा हमारा खुश है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अपने परिवार को मैनेज करते हुए महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार को भी नहीं खोए, अपने बच्चों का भी रखें और अपने खुद को भी संभाल कर रखें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं उम्मीद करूँगी महिलाएं समझे इस बात को कि परिवार को भी साथ लेकर चले। बिल्कुल मैम, कभी कभी मैम ऐसा लगता है क्या कि महिलाओं के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं? बिल्कुल कृतिका जी, महिलाओं के लिए तो 24 घंटे कम पड़ते हैं, क्योंकि उनका काम कितना ज़्यादा होता है, उनका काम कभी खत्म नहीं होता। घर का काम उनके लिए हमेशा रहता ही है और महिलाएं एक काम करती है उसके बाद दूसरा काम उनके लिए रेडी रहता है। और मैं मानती हूँ, वास्तव में रियल में मानती हूँ कि महिलाएं बिजी रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, वो जितनी वो व्यस्त रहती है ना उतना उनके निखार आता है। बिल्कुल, और काम का परिवर्तन होता रहे, बस व्यस्तता बढ़ती रहे और काम परिवर्तन होता रहे, तो उन्हें कहीं किसी बात की बिना टेंशन के, वो महिला में भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि वो सारे कार्य अच्छे से मैनेज कर सकती है। बस वो अपनी क्षमता को बहुत सी बार पहचान नहीं पाती है, वो सोच नहीं पाती कि मैं ये कर लूँगी। और जब महिला ने अगर ये सोच लिया, बस दिमाग में अपने परिवार का और अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, सबका ख्याल रखते हुए कदम से कदम आगे बढ़ाती जाएं और अपने आप को साबित करें, बहुत अच्छा उनके लिए होगा, उनका भविष्य उनका बहुत सुनहरा होगा। तो इस तरह से अपने आप
भविष्य को संवारने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैम बहुत सही बात बताई मैम। हम ये बताइए कि महिला को आगे बढ़ने के लिए परिवार का सपोर्ट कितना ज़रूरी, महिला हो या लड़की हो? देखिए, महिलाओं का या बालिकाओं का परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो वो उस आगे तो आएगी, वो अपने बल पे आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस यही है कि महिलाएं जब भी आगे बढ़ रही है, बालिकाएं जब भी आगे कुछ कर रही हैं, तो अपने परिवार, जो उनका परिवार रहता है, उनको अच्छे से सपोर्ट करे, उनके साथ बैठकर बातचीत करे। अगर कहीं गलत भटक रहे हैं तो उनको वापस सही दिशा में लाते हुए और अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं, तो उनको कम से कम आगे बढ़ाएं। पढ़ाई भी सही, देखो पढ़ाई और आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस समय क्या सिचुएशन हो सकती है अपन नहीं कह सकते हैं भविष्य में, तो आत्मनिर्भरता तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। तो मैम जैसे प्रतापगढ़ में आप लगभग कितने साल से पत्रकारिता का काम करते हैं? देखिए, मुझे 2011 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, तो मुझे होगा टाइम 12-13 साल 15 साल होने आए मुझे। ओके, तो मैम जब आपने पत्रकारिता शुरू की होगी तो प्रतापगढ़ में एक अकेली आप महिला पत्रकार के रूप में, और अभी भी आप ही जाने जाती है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, लोगों का क्या नज़रिया था आपको देख करके? देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं ना कि यार एक अकेली महिला पत्रकार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में मैंने देखा है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में या किसी से भी जब मिलना होता है ना, तो बड़ा अपने आप में मुझे गर्व भी महसूस होता है। और जहाँ कहीं किसी के भी साथ अपन बैठते हैं उठते हैं तो सब बकायदा पूरा व्यवस्थित ढंग से, ऐसा नहीं है कि आप पत्रकार हैं या आप महिला हैं तो आपको ढंग से किसी ने जवाब नहीं दिया, कि किसी ने अच्छे से बात करते हैं। और सभी हमारे जो साथी होते हैं वो भी अच्छे से मैनेज करके मुझे चलते हैं, सभी साथ में रखते हैं। और मुझे पत्रकारिता का जो ये पेशा है बहुत अच्छा लगा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी के, देखिए पत्रकारिता करी और पत्रकारिता के बाद ये सारी चीज़ें एनजीओ वगैरह सब, तो कहते हैं ना ये सारी चीज़ें बहुत टच में है, तो इन सब चीज़ों के बीच में मैं बस इनमें डोलना चाहती हूँ। बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रतापगढ़ में कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत आपको लगती है ना? बहुत कुछ है, प्रतापगढ़ को बहुत ज़रूरत है। प्रतापगढ़ में देखिए उद्योग नहीं है कुछ भी। आज बेरोजगार जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कहीं काम नहीं मिलता है। प्रतापगढ़ छोड़ के वो दूसरी ओर पलायन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत है। दूसरा अपने यहाँ क्या एक चीज़ और देखने में आती कृतिका की, जो बेरोजगार जो युवा है वो क्या है कि काम करना चाहते हैं लेकिन उस काम नहीं है। होता ये कि कहीं गवर्नमेंट ऑफिसों में मैंने देखा है कि जो रिटायर्ड जो होते हैं उन्हीं को रख लिया जाता है, रिटायर्ड कर्मचारी। तो एक इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी, क्योंकि ये समस्या बहुत सी सामने आई है और मैंने फील भी किया है, तो कहीं जैसे रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं तो देखिए उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने अपनी जॉब कर ली है, तो वो आराम करें। और कम से कम उन रिटायर्ड कर्मचारी को कहीं ऑफिस में या निजी व्यवसाय हो या फिर भले गवर्नमेंट के हो, तो उनको प्राथमिकता दी जाए युवाओं को। तो मुझे लगता है कि युवा बाहर की ओर पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी कहीं ऐसे ऑफिस हैं, कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे जो काम करते चले आ रहे हैं लेकिन रिटायरमेंट हो गया उसके बाद भी उस सीट को संभाले हुए बैठे हैं, तो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये समस्या बड़ी है, तो थोड़ा सा इस ओर अगर ध्यान दिया जाए तो अपने प्रतापगढ़ के जो बेरोजगार युवा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और प्रतापगढ़ छोड़कर बाहर की ओर नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि उद्योग भी अपने यहाँ शुरू होना चाहिए। जो भी उद्योग अपने यहाँ है नहीं, काम करे तो क्या करे। तो बड़े बड़े जो अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े अच्छा उद्योग खोल सकते हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि वो अच्छा सा कोई उद्योग स्टार्ट करें जिसमें युवतियाँ भी, देखिए बाहर बड़ी सिटियों में युवतियाँ युवक सब काम कर ही रहे हैं, तो कम से कम जो बेरोजगार है उनको 2 वक्त की रोटी भी मिले और अपने आप में वो कहीं और पलायन करने के लिए मजबूर नहीं हो। क्योंकि बहुत सौ को किसी के एक ही बेटा है, मान लो वही बाहर चला गया तो अपने माँ बाप की केयर कैसे करेगा। तो ये सारी समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने का एक ही हल है कि प्रतापगढ़ का डेवलपमेंट हो और प्रतापगढ़ में कोई उद्योग स्टार्ट किया जाए। आज आप हमारे रेडियो 9 पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे, महिलाएं बहुत कुछ सीखेगी कि लाइफ में अपनी चीज़ पर अड़े रहो। मुझे आपसे जानने को मिला, बहुत सही बात बताई। तो मैम अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश दीजिए रेडियो 9 के माध्यम से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मेरा संदेश यही है, मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि वास्तव में मैं अपने मन की बात शेयर करना वैसे तो मैं कविता के माध्यम से कर ही लेती हूँ, लेकिन रेडियो के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। संदेश यही है कि आप कभी भी अपने एम है, अपना जो आपने जो सोचा हुआ उससे कभी विचलित नहीं हो, और अपने आप में को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को करते रहें, अपने मर्यादित रहकर, अपने सीमा में रहकर, अपने परिवार को देखते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए, और परिवार के जो पुरुष वर्ग है, परिवार में जो फैमिली, जैसे कई महिलाएं शादी होकर आती है तो वो भी अपनी जो बहुएं रहती हैं उनको बेटी बनाकर रखें। तो देखिए, बहू को अगर बेटी मान लिया जाता है तो वास्तव में वो बेटी बनती है, ऐसा नहीं कि वो बेटी नहीं बनती है, तो बनती ही है। तो बहू बेटी बन जाए, और जो सास ससुर है वो बेटी को बहू को बेटी समझे, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, कहीं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये आपके इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि धर्म को महत्व दिया जाए, जातिवाद भी खत्म होना चाहिए, जो अपना जातिवाद बहुत बढ़ रहा है। सनातन धर्म को आगे लाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक जातिवाद की जो बात कहूँ मैं आपको, महिलाओं में ज़्यादा उभर, जेंट्स के साथ नहीं होती है, महिलाओं में ज़्यादा उभर के आती है। तो जातिवाद भी कहीं खत्म होना चाहिए, और जातिवाद धर्म को आगे लाने के लिए जातिवाद खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को हम सब मिलकर आगे लाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।